तो हमारा काम क्या है, हम मॉइस्चर के कंटेंट को कम कर रहे हैं ताकि हमारे पास लंबे समय तक स्टोर रहे हमारे फूड ग्रेन्स, अब वो खराब ना हो। ठीक है, वो हम कैसे कर रहे हैं, ड्राइंग मेथड के थ्रू। अब ड्राइंग के लिए हम ड्रायर ले आते हैं जिसका काम क्या है, गरम गरम हवा देगा। ठीक है, वो क्लियर। नेक्स्ट, क्लीनिंग। क्लीनिंग माने साफ सफाई। अब उनके बीच में अगर कुछ ऐसी मॉइस्चर कंटेनिंग कोई भी चीज है, ग्रीन लीव्स है, तो उनको रिमूव कर दें। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लीन। इसमें क्या है, ग्रेन्स जो भी हमने क्या करें, हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आ रहे हैं, उनको प्रॉपर क्या करें, हम साफ करके रखें। क्यों? क्योंकि उनके पास जो मिट्टी होती है या जो भी चीजें होती हैं, उसके कारण उन्हें क्या मिलता है, उसके कारण उन्हें फंगस या फिर कोई भी बैक्टीरिया क्या किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आने का चांस बढ़ जाता है। जैसे ही वो पैथोजन के कांटेक्ट में आएगा तो अब उसके वो क्या करेगा, मैनिफेस्ट करेगा पर्टिकुलर डिसीज को। ठीक है, नेक्स्ट, सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज। ये क्या बोलता है, सेफ और प्रॉपर स्टोरेज करें। ऐसे गोडाउन्स, आपको पता है ऐसे गोडाउन्स क्या होते हैं, स्टोरेज एरियाज होते हैं या फिर स्टोरेज हाउसेज ऐसे बनाए जो क्या हो, प्रॉपरली साफ हो। बोले तो उधर अगर सीधी सी बात है, साफ है तो मतलब पैथोजन कम है, ड्राई है मतलब मॉइस्चर कम है, मॉइस्चर के कारण अब खराब नहीं होगा, टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल रखे, रिपेयरिंग होती रहे। ठीक है, उसके कारण सेफ प्रॉपर स्टोरेज हो सकती है। ठीक है, जो हमने स्टैक्स या फिर ग्रीन फील्ड बैग्स हैं, उनको पीरियोडिकली इंस्पेक्ट, मतलब बीच बीच में देखते रहें कि कोई भी क्या हुआ है, कोई भी सैक या फिर कोई भी चीज डैमेज हुई है कि नहीं हुई है। ऐसे उसी तरह हम बीच में क्या करते रहे, इंसेक्ट कुछ भी ऐसे केमिकल्स लाइक जैसे हम बोलते हैं कि हमने सैनिटाइजर वगैरह यूज करते हैं, उसी तरीके से हम क्या करते रहे, स्प्रे करते रहे। ठीक है, तो इससे ये एक तरीके से सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, हमें जो स्टोर बनाने हैं, जो हमारे पास गोडाउन होते हैं, वेयर हाउसेस होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, आइडियली वो एरिएशन मतलब बहुत बड़े हवादार होने चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए प्रॉपरली। उसके अंदर हम क्या किन चीजों से बचाएं, रूडेंट से, कोई भी बर्ड्स वगैरह या फिर कोई भी बायोटिक रिसोर्स ना आ सके, प्रॉपर फ्यूमिगेशन हो, प्रॉपर क्या हो, इंस्पेक्शन हो उन ग्रेन्स का कि हाँ ठीक है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है केमिकल कंट्रोल। अब सीधी सी बात है, पेस्ट वेरियस इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह आके हमारे जो स्टोर्ड है ग्रेन्स हैं उनको मार रहे हैं, तो हम पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे कर सकते हैं, वेरियस केमिकल्स भी स्प्रे कर सकते हैं मैन्युअली, है ना, जिसके कारण क्या हो, हमारे फूड ग्रेन के ऊपर पेस्ट अटैक ना कर पाए, है ना। ठीक है, हमारे गोडाउन्स के अंदर पेस्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन ऐसे पेस्टिसाइड होते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है, ऐसे क्या होता है, फ्यूम्स माने क्या होते हैं, हवा में जो झाग से होते हैं, फ्यूम्स मतलब हवा में वाटर के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ द, नहीं, एयर के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स किसके, वाटर के स्प्रे करना फ्यूमिगेशन कहलाता है। इनडायरेक्टली ऐसे समझो, है ना। तो वो पर्टिकुलर जो केमिकल है उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है एयर में, वो क्या है, फ्यूम्स है। ठीक है, वो केमिकल क्या है, दैट इज द पेस्टिसाइड, जिसका काम क्या है, पेस्ट को डिस्ट्रॉय करना या फिर पेस्ट को मारना। क्लियर है ना। तो आप क्या देखोगे, फ्यूमिगेंट्स में भी सॉलिड, जो ये फ्यूमिगेंट्स होते हैं ये कैसे हो सकते हैं, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, ये लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्यूमिगेंट्स, है ना। फ्यूमिगेंट्स क्या है, ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जिनका काम क्या है, इंसेक्ट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने का। और ये फ्यूमिगेंट्स कैसे हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली इनका काम क्या होता है, ये मॉइस्चर ऑफ द एयर और फॉर्मिंग पॉइजनस फ्यूम्स। ठीक है, ये जैसे ही एयर के बाहर, आपको पता है हवा में पानी होता है, हवा में मॉइस्चर होता है, जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएंगे, आते ही ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बना देते हैं, जिसके कारण जो हमारा पर्टिकुलर पेस्ट है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। ये काम क्या है, फ्यूम का, फ्यूमिगेशन के अंदर। ठीक है, फ्यूमिगेंट्स का, वो क्लियर। उसके एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट की टैबलेट, जिसे बोला जाता है ब्लैक पॉइजन, जिसे क्या बोला जाता है, ब्लैक पॉइजन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इथाइलिन डाइक्लोराइड के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड।
ये भी एक तरीके का फ्यूमिगेंट है। एंड नेक्स्ट इज द मिथाइल ब्रोमाइड। फ्यूमिगेशन इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट्स इन द स्टोर्ड फूड ग्रेन। सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड कौन सा है? फ्यूमिगेशन। याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है, मतलब आपके एमसीक्यू या फिर फिलअप में आता है। ठीक है, आपके एमसीक्यू या फिलअप में आएगा ऐसे स्लैश देके, विच इज द मोस्ट डैश इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन फूड स्टोरेज डिसीजेस, दैट इज फ्यूमिगेशन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा ना? बिल्कुल। चलिए, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल मान ले आपको पता है एनिमल माने एनिमल्स है ना। हस्बेंड्री मतलब हस्बेंड्री, देखो हस्बेंड्री वर्ड का मतलब क्या होता है? हस्बेंड्री वर्ड का मतलब होता है आप उन्हें कल्चर कर रहे हो, आप उन्हें ग्रो कर रहे हो, आप उनकी केयर कर रहे हो, आप उन्हें बचा के रख रहे हो, आप उनकी ब्रीडिंग करवा रहे हो। ठीक है, दिस आर कम अंडर एनिमल हस्बेंड्री। ये ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसके अंदर हम प्रॉपर खाना देते हैं, प्रॉपर देखभाल करते हैं। ठीक है, प्रॉपर खाना दिया जाता है, प्रॉपर देखभाल केयर होती है, प्रॉपर ब्रीडिंग होती है कुछ एनिमल्स की, उसे क्या बोला जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री दिस ये क्या है? ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर की दैट डील्स विद द प्रॉपर केयर, फीडिंग, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। हस्बेंडिंग का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब देखते हैं। हस्बेंडिंग, हस्बेंडिंग का मतलब क्या होता है? जो रिसोर्स है उसको केयरफुली विदाउट वेस्ट हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज द क्या है? हस्बेंडिंग है। एनिमल फार्मिंग या फिर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से हम उस एनिमल को शेल्टर देंगे, किस तरीके से हम उसकी ब्रीड करवाएंगे, किस तरीके से उसके रेगुलर हेल्थ चेकअप होंगे, किस तरीके से उसकी केयर होगी, कैसे कैसे उसको फीडिंग देनी है ताकि वो मैक्सिमम क्या कर सके? अपना प्रोड्यूस दे सके। ये सब किसके अंदर आता है? एनिमल हस्बेंडिंग के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हम प्रॉपर केयर कर रहे हैं उस एनिमल की, चाहे वो कैसा भी पर्सपेक्टिव हो। अब हम जानते हैं, नेचुरली हम देखते हैं, हमने कॉमनली देखा है कि बहुत से लोग अपने साथ क्या रखते हैं? अपने साथ गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं। दैट इज द एनिमल हस्बेंडिंग के अंदर आता है। डोमेस्टिक एनिमल लाइव स्टॉक इंक्लूड दोज एनिमल्स जो क्या करते हैं? रेज्ड फॉर फार्म पर्पसेस, फार्म पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। दैट इज द कैटल, काउ, बुल, बफेलो, याक, हॉर्स वगैरह, ये जो भी है, ये अगर फार्म पर्पसेस के लिए। कैसे फार्म पर्पसेस के लिए मैम? आपको पता है जो हमारे पास प्लफिंग मेथड होता है, दैट इज द खेत को बोना, उसके अंदर क्या होता है? खेत को हल जोतना, उसमें कौन काम आता है? पफिंग इज बाय बुल। बुल जो होता है उसके कंधे पे लगा के उसको खेत को जोता जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसका यूज कहाँ आया? फार्म में आया। तो वो किसके अंदर है? बहुत से डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे पास फार्म में यूज किए जाते हैं। दैट इज कम अंडर एनिमल हस्बेंड्री। ओके, सबसे पहले आता है कैटल फार्मिंग। इंडिया के अंदर कैटल फार्मिंग पर्टिकुलरली काउ और बफेलोज की जाती है। अब आपको पता है कैटल्स की फार्मिंग एग्रीकल्चर की फार्मिंग के बाद दूसरे नंबर पे आती है इंडिया में, है ना, पर्टिकुलरली काउस और बफेलोज की। फॉर विच पर्पस? मेनली फॉर द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। हुआ क्लियर? मेनली किसके लिए की जा रही है ये? मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। बाकी आपको उनसे क्या मिल सकता है? वो बेसिकली आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं, वो आपकी फार्म एग्रीकल्चर चीजों में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो मैकेनिकल क्या करते हैं? मैकेनिकल जो मैकेनिकल मेथड्स हैं उनमें हेल्प करते हैं। अब तो माना कि न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वेरियस बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं, जिससे अब जो पर्टिकुलर ये वाला पर्पस है वो कम हो चुका है। बट मेन पर्पस होता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। उसके अलावा हम उसे मीट के लिए, क्योंकि काफी लोग गाय का या फिर भैंस का मीट भी खाते हैं। तीसरा हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज उनसे इनकी स्किन से लेदर भी बनता है ना। तो ये सब क्या है? कैटल फार्मिंग हमारे इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पे आती है आफ्टर द एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप फील्ड के। ठीक है, हुआ क्लियर? चलिए मैम चलते हैं आगे। ब्रीड्स ऑफ काउस। अब आपको पता है ये अलग अलग तरीके की काउ की ब्रीड देखने को मिलेगी। कैटल ब्रीड है जैसे कि गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, दियोनी। आप देखोगे मिल्च, मिल्च माने मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स। ऐसी गाय या भैंस जो क्या कर रही हैं? मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं। गिर हमको गुजरात राजस्थान में देखने को मिलेगी, साहिवाल मिलेगी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, रेड सिंधी मिलेगी आंध्र प्रदेश में, एंड दियोनी वाज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये अलग अलग तरीके की कैटल्स हैं जो अलग अलग एरिया में देखने को मिलती हैं। ठीक है,
मिल्च माने मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स। ओके, ठीक है। अब ब्रीड क्या होता है, ब्रीड के बारे में देखते हैं। मैम ये तो बोल रहे ब्रीड, ब्रीड इसका मतलब बताओ क्या होता है। ब्रीड क्या है, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिनका ओरिजिन क्या है, कॉमन है पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण वो एक दूसरे से अलग है। ठीक है, अब मैंने कहा काउ है ना, काउ के अंदर एक पूरी स्पीसीज है काउ, है ना। अब उसके अंदर भी मैं उसे फर्दर क्लासिफाई करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। हाँ, अगर मान लो पर्टिकुलर राजस्थान में जो हम मुझे देखने को मिलेगी काओ, वो उसकी क्या होगी, अलग ब्रीड होगी, बजाय कि हमें वो जो देखने को मिल रही है आंध्र प्रदेश में। ऐसी गाय जो हमें हरियाणा में देखने को मिल रही है उसकी ब्रीड अलग होगी, बजाय कि ऐसी जो हमें तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रही है ना। देन ये चीज होती है कि एक ही स्पीसीज के अंदर उनके ओरिजिन के बेसिस पे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो जाते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के अंदर आ जाती है। हुआ क्लियर? तो सबसे पहले आता है ड्रॉट ब्रीड। ये जो ड्रॉट ब्रीड है, ये जो ब्रीड होती है काउस की या फिर कैटल्स की, उगाई जाती है फॉर मेनली फॉर द मीट। देयर मीट इज टफ एंड दे विल गिव लिटिल मिल्क। ठीक है, इनका आपको पता है मीट टफ है तो मतलब ज्यादा मीट के पर्पस के लिए नहीं होगी, दूध भी कम दे रहे हैं तो मतलब मिल्चिंग ब्रीड्स भी नहीं है, तो इसका मतलब इनका काम किसके है, मैकेनिकल पर्पसेस के लिए। ठीक है, इनका काम किस चीज के लिए, बर्डन को लोड करने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हेल्प ले सकते हैं हम की। ठीक है, हम इनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इनका मैकेनिकल पावर ज्यादा अच्छी है, इसीलिए ड्रॉट ब्रीड्स आर यूज्ड फॉर देयर, किसके लिए, वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, कार्टिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द डेयरी ब्रीड्स। डेयरी माने मिल्क प्रोडक्ट्स, है ना। तो ऐसी पर्टिकुलर जो ब्रीड है किसकी, काउस की, जो क्या कर रही है, दूध को मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रही है, उसको क्या बोला जाता है, डेयरी ब्रीड्स। तो ये क्या बोला गया है, इनका लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्पेशियस अडर, बिकॉज इनका डाइजेस्टिव सिस्टम लार्ज क्यों है, इनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, ये बहुत ज्यादा फूड खाती है और उस फूड से जितना ज्यादा फूड खाएंगी उतना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, दिस आर नोन एज द डेयरी ब्रीड्स। ड्यूअल पर्पस ब्रीड, ड्यूअल माने दोनों। ठीक है, दोनों के दोनों काम कर रही है। ठीक है, बोले तो दोनों कौन कौन से, मेरा काम क्या है, मेरा मैकेनिकल पर्पस के लिए भी है, साथ ही साथ अच्छा खासा क्या बनाए, ये मिल्क भी प्रोड्यूस करे। जो दोनों काम कर रही है उन्हें बोला जाता है ड्यूअल पर्पस ब्रीड। बोले तो वो मिल्क भी प्रोड्यूस कर रही है, साथ में हेल्प कर रही है एग्रीकल्चर टास्क में भी। ठीक है, इंडिया के अंदर मेजरली प्रेफर कौन सी होती है, ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स, क्योंकि हमारा काम क्या होता है, एक ही चीज से दो दो काम निकल रहे हैं, तो ज्यादा बेनिफिट किसमें, उसी में ना जिसमें एक ही हाथ, वो बोलते एक तीर से दो निशाने, तो दो निशाने हो गए। हमारी एक ही काऊ ने या एक ही कैटल ने हमारी एग्रीकल्चर में भी मदद करी और ऊपर से हमें दूध भी दिया, दूध देके भी इकोनॉमिक वैल्यू दे रही है वो अपनी, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हेल्प कर कर भी हमारा काम कर रही है। तो इंडिया के अंदर मेजरली प्रेफर्ड वन कौन सी होती है, ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स। हुआ क्लियर? ठीक है, चलिए, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड मिल्च एनिमल या फिर डेयरी एनिमल्स। हुआ क्लियर? ऐसे आपको पता है हर ब्रीड, आपको पता है जो ये काउज या फिर बफेलोज होती हैं, ये सब फीमेल थोड़ी ना होती है, इनके अंदर मेल भी होती है, तो सीधी सी बात है फीमेल ही क्या करेंगी, मिल्क प्रोड्यूस करेंगी। तो ऐसी फीमेल ब्रीड्स जो मिल्क को प्रोड्यूस कर रही है उन्हें हम मिल्च एनिमल्स या फिर डेयरी एनिमल्स क्या बोल देते हैं, ठीक है, मिल्च एनिमल्स या फिर डेयरी एनिमल्स बोल देते हैं। नेक्स्ट, इंडिजीनियस ब्रीड। इंडिया के अंदर की खुद की ब्रीड्स कौन कौन सी देखने को मिल रही है, दैट इज द किसकी, काऊ की, रेड सिंधी, साहिवाल एंड द गिर। ठीक है, जो रेड सिंधी है उनका साइज मीडियम होता है, रेड इन कलर विद डार्क एंड लाइट रेड शेड। ठीक है, ये लगभग रेड होती है कलर में रेड सिंधी, और इनकी हाइट छोटी होती है, मीडियम सी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। साहिवाल, ये ब्रीड क्या होती है, सुपीरियर है अदर डेयरी काउस के, मतलब सीधी सी बात है अदर डेयरी काउस के सुपीरियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सुपीरियर मतलब ऊपर है। ठीक है, उनसे अच्छी है, बोले तो इसका मतलब इसका मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है,
और इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बहुत बड़ी होती है और हैवी होती है, मतलब अच्छी मोटी खासी दिखती है। कौन? साहिवाल ब्रीड। नेक्स्ट इज द गिर। गिर क्या होती है? नेटिव ब्रीड है, पर्टिकुलरली गिर फॉरेस्ट के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। ये भी मीडियम साइज है और ये भी अच्छा दूध प्रोड्यूस करती है। इन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय गिर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ब्रीड ऑफ द बफेलो। अब जिस तरीके से हमने काऊ की ब्रीड देखी, कुछ बफेलोज की ब्रीड है। बफेलोज क्या होती हैं? डोमेस्टिकेटेड इन ग्रेट नंबर। ये भी काफी ज्यादा मात्रा में हमारे इंडिया के अंदर क्या होती है? पालतू रूप में देखने को मिलती है। इनका काम भी क्या होता है? बफेलो माने भैंसे। आपको पता है इंडिया के अंदर काफी मात्रा में मिल्क प्रोड्यूसिंग बफेलोज देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने क्या देखी? मुर्रा। मुर्रा क्या है? शॉर्ट और टाइटली कर्व्ड हॉर्न्स होती है इसके। इस ब्रीड के पास अच्छी खासी खतरनाक बड़ी सी बॉडी होती है। ठीक है, ये मेनली कहाँ देखने को मिलती है? हरियाणा और पंजाब की ओरिजिनल ब्रीड है। कौन सी? मुर्रा। ठीक है, नेक्स्ट इज द मेहसाना। ठीक है, ये ऐसी ब्रीड है जो गुजरात में देखने को मिल रही है, स्पेशली उसकी कुछ वडोदरा और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है, वहां ज्यादातर देखने को मिलती है। ये क्या है? क्रॉस है मुर्रा और सुरती का। ठीक है, ये क्रॉस ब्रीड है। क्या है? जो मेहसाना है ये एक तरीके की क्या है? क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड है किस किस की? दैट इज द मुर्रा एंड द सुरती। सुरती भी एक तरीके की बफेलो है जो नेटिव है कहाँ की? कियारा एंड वडोदरा डिस्ट्रिक्ट्स की। कहाँ की? गुजरात की। ब्लैक ब्राउन कलर की होती है। आईज काफी अच्छी होती हैं। लगभग 1.6 to 1.8 लीटर तक दूध प्रोड्यूस करती है। फैट कंटेंट होता है 8 to 12% हमें इन सुरती बफेलोज के मिल्क के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ही गजब की बफेलो है। क्यों? क्योंकि इसे हम जैसे ही अलग एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो ये कोई भी नखरे नहीं करती, ये अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या देखोगे? ब्रीड इंप्रूवमेंट फॉर हायर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अब हमारा मेन एम क्या है? हमारी कैटल से हमारा मेन एम देखने को क्या मिलता है? सबसे पहला एम होता है ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें। तो मैं ऐसी वेराइटी चाहूंगी, मैं ऐसी कैटल पालना चाहूंगी जो जिसका काम क्या हो? जो मेरे को ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके। मैक्सिमम जितना दूध दे सकते हैं ना वो उतना दे, है ना? सबसे पहला एम होगा मेरा ये। तो मैं क्या करूंगी? मेरी ब्रीड को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी ताकि उसकी प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन क्या हो सके? मैक्सिमम हो सके, है ना? ताकि उसकी मिल्क प्रोडक्शन क्या हो सके? मैक्सिमम हो सके। मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द मिल्चिंग एनिमल, आपको पता है जो मिल्क प्रोडक्शन कुल मिला के उनके किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट इज द लैक्टेशन पीरियड। जितना ज्यादा लैक्टेशन पीरियड उतना ज्यादा उनका क्या होगा? मिल्क प्रोडक्शन होगा। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन। तो इसका मतलब अगर हम जैसे भी करके लैक्टेशन पीरियड बढ़ा देंगे हमारी पर्टिकुलर उस कैटल का, तो इसका मतलब उसकी मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। तो हम कैसे कैसे हमारी पर्टिकुलर कैटल की लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा सकते हैं? हम बढ़ा सकते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू, फिर उसको क्रॉस ब्रीड करवा दें। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग हमें क्या होंगे? डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। हम क्या चाहेंगे हमारी ब्रीड के अंदर? क्या क्या अच्छी चीजें होनी चाहिए? पहली चीज, अगर हमने उसे अलग क्लाइमेट में डाल दिया तो वो उसके प्रति क्या हो? टॉलरेंस हो, वो उधर भी खुद को एडजस्ट कर ले। दूसरी चीज हम क्या चाहेंगे? लैक्टेशन पीरियड ज्यादा हो, क्योंकि जितना ज्यादा लैक्टेशन पीरियड उतना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन। हाई यील्ड ऑफ प्रोड्यूस, जो भी वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, मिल्क या मीट, वो अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी क्वांटिटी का हो। मेन हमारा क्या है? क्वांटिटी। सेकंड वन इज द क्वालिटी। ठीक है, अगर कोई भी डिसीज है उसके प्रति वो क्या होनी चाहिए? रेजिस्टेंट होनी चाहिए। प्रॉपर एज ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, गुड हेल्थ होनी चाहिए। जनरल अपीयरेंस भी देखने में भी हमें अच्छी दिखनी चाहिए। बीमार से कोई चीज दिखेगी तो उसको देख के हम वैसे ही नहीं लेना चाहेंगे। अब मेथड क्या होते हैं? ब्रीडिंग के दो तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है नेचुरल मेथड एंड सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब हम कर रहे हैं। नेचुरल मेथड ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड है किसका? ब्रीडिंग का। इट टेक्स ब्लैक। ये कैसे होता है? ये इसके अंदर क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है। देसी मतलब जो हमें नॉर्मली हमारे ओरिजिन की होती है, हमारे पर्टिकुलर उसमें ओरिजिनेट नॉर्मल इंडिजीनियस होती है, दैट इज द देसी वन, है ना? जैसे कि एंड द बुल ऑफ द हाई मिल्क यील्डिंग एक्सोटिक ब्रीड। एक्सोटिक मतलब बाहर का, है ना? बाहर का जो बुल है जिसकी फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन भी अच्छी है, उनके बीच में जो होती है क्या होती है? जो भी ब्रीडिंग होती है
जो भी फर्टिलिटी का प्रोसेस आता है वो सब किसके किससे कैसे होता है, दैट इज द नेचुरल ब्रीडिंग। हम क्या करते हैं कि मानो मेरे पास एक पर्टिकुलर कैटल है, ठीक है, मेरे पास एक पर्टिकुलर कैटल है जो मेरी खुद की इस एरिया की ओरिजिन वाली है ना, तो दैट इज द देसी वन, है ना। मैंने देखा कि उस एरिया में क्या है, एक पर्टिकुलर बफेलो है, एक पर्टिकुलर सॉरी नॉट बफेलो, एक पर्टिकुलर क्या है, बुल है, ठीक है, मेल वन, मेरे पास फीमेल है, दैट एक मेल है जिसकी हाइट बहुत अच्छी है और उसकी जो उस वैरायटी उस ब्रीड की जो मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो भी ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं चाहूंगी कि मेरी जो खुद की देसी बफेलो है वो ब्रीड करे, वो क्या करे, क्रॉस फर्टाइल हो, किसके थ्रू, किसके द्वारा रिप्रोड्यूस हो, बाय डेट बुल, ताकि जो नई जनरेशन आए उसके अंदर मेरे जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने को मिले। ये क्या हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, मैंने आर्टिफिशियली कुछ भी नहीं किया है ना। नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्रीडिंग। अब आर्टिफिशियल है तो बेसिकली लेबोरेटरी का काम होगा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो होगा ही होगा, आर्टिफिशियली सारा काम होगा। आर्टिफिशियली अब मैं क्या करूंगी, मेरी काऊ को रिप्रोड्यूस करवाऊंगी, ठीक है। आर्टिफिशियल कैसे होगा, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन आ जाता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या करते हैं हम, पर्टिकुलर डिजायर्ड जो बुल है उसके सीमन को कलेक्ट करके हमारी जो फीमेल कैटल है, देसी कैटल है, उसके अंदर क्या करवा देते हैं, इंटरब्रीड करवा देते हैं, जेनाइटल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू भेज देते हैं। फिर बाद में ये इस प्रोसेस को क्या बोला गया, इस प्रोसेस को बोला गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मैंने क्या करा, आर्टिफिशियली क्या करा, इंसेमिनेट, इन मतलब अंदर सीमन को क्या कर दिया, आर्टिफिशियली डाला, किस रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द किसके, बफेलो के अंदर, है ना। तो ये क्या आ गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हुआ क्लियर, नाम से ही पता लग रहा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियली हमने क्या करा, इन मतलब अंदर डाला, किसको, सीमेन को, किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर। फीमेल कौन है, डेट इज अवर बफेलो। उस बफेलो के अंदर मैंने आर्टिफिशियली मेरे डिजायर्ड बुल का सीमेन को कलेक्ट करके अंदर डाला, ठीक है, डेट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होंगी, हमें ध्यान रखना होगा कि जो हम सीमन ले रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी का मेल का सीमन होना चाहिए, ठीक है। फीमेल जो है, फीमेल एनिमल जो हमने इस काम के लिए सेलेक्ट की है वो हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर हेल्थ होनी चाहिए, प्रॉपर एज में होनी चाहिए। आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन मेथड है वो सिर्फ क्या होता है, हमारे पास ही जिनके प्रॉपर पीरियड देखने को मिलता है, जिन बफेलोज के अंदर प्रॉपर हीट पीरियड देखने को मिलता है, उन्हीं के अंदर ये प्रोसीजर किया जाता है। हुआ क्लियर। जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज किए हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, बोले तो सीमन को इंसर्ट करने के लिए वो क्या होने चाहिए, प्रॉपर्ली स्टरलाइज होने चाहिए ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। हुआ क्लियर। ये सभी प्रिकॉशंस हमें लेनी है आर्टिफिशियल क्या करते हुए, इंसेमिनेशन करते हुए। चलिए एडवांटेज क्या है किसका, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, ये देखते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड है ब्रीडिंग का, उसका क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहली चीज, जो बुल सेलेक्ट की है ब्रीड के लिए वो क्या होनी चाहिए, क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स है उनका ज्यादा उस पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, है ना। मोस्ट सुटेबल फॉर देयर हेल्दी लिविंग, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, काफी हेल्दी होनी चाहिए। जो बुल्स होते हैं reared in most hygienic condition under the direct supervision of the expert। जो जिन भी बुल्स पे ये हो रहा है वो प्रॉपर सुपरविजन के अंदर होनी चाहिए, सेलेक्टिव ब्रीडिंग होनी चाहिए। जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग हम कर रहे हैं ऑब्वियसली किसके लिए कर रहे हैं, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम चाहते हैं हमारी नई ब्रीड के अंदर आए वो लेके करने हैं, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, जो सीमन हमने कलेक्ट किया है वो क्या होना चाहिए, चीपर मतलब सस्ता होना चाहिए, ज्यादा कॉस्ट वो नहीं होनी चाहिए। ये सब हमारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के मेथड होते हैं। मतलब ये एडवांटेज है कि हम देख पा रहे हैं कि ये एक तरीके का चीपर मेथड निकल के आ रहा है। सीमन को हम क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग प्लेसेस में। अगर मान लो आउट ऑफ कोई कंट्री है, वो बुल अच्छा है, मैं चाहती हूँ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आए, तो मैं उस आउट ऑफ कंट्री से उस सीमन को लाके करवा सकती हूँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेट, तो मेरे को नई अच्छी डिजायर्ड ब्रीड देखने को मिलेगी। बजाय कि मैं ऐसे तो नहीं कर सकती मेरी बफेलो को उधर जाके और
मेट करवा के लेके आऊं, है ना। तो उसकी वजह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चीपर है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, हाई क्वालिटी सीमन इज अवेलेबल ऑल द टाइम, किसी भी टाइम अवेलेबल हो सकता है, किसी भी जगह अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि उसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्टोर करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये मेथड ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा हाइजीनिक है, बजाय कि नेचुरल मेथड के। अब हमें ये नहीं पता नेचुरल मेथड के कि हम वो जो भी अगर मान लो उसके उस एरिया में, पर्टिकुलर बुल के एरिया में क्या है, कोई इन्फेक्शन है, क्या पता वो अब मेरी काऊ को हो जाए, है ना। तो इसके बजाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज द बेटर हाइजीनिक ने देखा। अब हम चल रहे थे मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स। हमने एनिमल्स को ब्रीड करवाया है, क्यों क्यों हमने एनिमल्स को ब्रीड करवाने का सोचा, क्या जरूरत पड़ गई हमें ऐसी। तो सीधी सी बात है, हमें एनिमल्स को ब्रीड करवाने का हमने इसलिए सोचा, क्योंकि हम चाहते थे कि जो भी हमारे पास पर्टिकुलर एनिमल है उसके अंदर हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आए। हम जो चाहते हैं कि हाँ वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट हो अलग अलग डिसीजेस से। हम चाहते हैं कि उसकी प्रोडक्शन, उसका मान लो कि हम काऊ ले लेते हैं, बफेलो ले लेते हैं, हम क्या चाहेंगे कि उसका मिल्क क्या हो, बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे, और साथ के साथ अगर उसका लैक्टेशन पीरियड ज्यादा है तो इसका मतलब उसका मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ वो अलग अलग एनवायरनमेंट के प्रति एडेप्ट भी इजीली हो जाए। बिल्कुल, इसीलिए हमने सोचा कि हम एनिमल्स को क्या करवाते हैं, ब्रीड करवाते हैं। क्योंकि एक एनिमल के पास एक फीचर था, दूसरे के पास दूसरे वाला। हम चाहते थे हमारा एक एनिमल ऐसा हो जिसके अंदर इस एनिमल का वो बढ़िया वाला फीचर और इस एनिमल का बढ़िया वाला फीचर दोनों के दोनों एक ही एनिमल में प्रेजेंट हो। तो हमने उस एनिमल में ये दोनों फीचर लाने के लिए क्या करा, इन दोनों एनिमल्स को ब्रीड करवा दिया, जिससे हमारे पास जो नया एनिमल बना, ब्रीडिंग के बाद, क्रॉस ब्रीड के बाद हाइब्रिड बना, उसके पास अब क्या थे, हमने जो चाहे वो दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। अब ये ब्रीडिंग कैसे कैसे कौन कौन से मेथड के थ्रू होती है। एक तो नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड माने सीधी सी बात है, नेचुरली अपने आप होती सारी चीजें ना। तो इसमें क्या करा, मैंने एक एनिमल देखा कि पर्टिकुलर एरिया का कोई बफेलो है, उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है ना, इन कंपैरिजन टू दूसरे वाली जो हमारे पास बफेलो है, वो क्या है, अच्छी है दिखने में, ठीक है, वो साथ के साथ क्या करती है, वो दूध तो देती है, साथ के साथ एग्रीकल्चर फील्ड में काम भी करती है। तो हम क्या चाहेंगे कि दोनों के दोनों फीचर एक ही बफेलो में या एक ही काऊ में मिल जाए। तो हम उनके बीच में हाइब्रिड करवाते हैं, उन दोनों को आपस में मेट करवाते हैं। दिस इज द नेचुरल मेथड ऑफ ब्रीडिंग। तो हमने एक नेचुरल मेथड कर लिया है ब्रीडिंग का, है ना, वो क्लियर। नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्रीडिंग। आर्टिफिशियली करते हैं। आर्टिफिशियली करना मतलब मैंने देखा कि जो मेरा एक पर्टिकुलरली मेल बफेलो है वो यहाँ का है ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया है ना, तो मैं उस बफेलो को लाने में खर्चा करूंगी, इससे बढ़िया उसका सीमन ले आती हूँ। उसका सीमन लाके मैं अपनी जो डिजायर्ड बफेलो है उसके अंदर क्या कर देती हूँ, डाल देती हूँ, और उनके बीच में क्या करवा देती हूँ, फिर बाद में इंसेमिनेट कर दिया मैंने। इन मतलब अंदर, सीमन को अंदर डालना क्या कहलाया, इंसेमिनेशन, है ना, इंसेमिनेशन, ठीक है। और मैंने क्या करा, ये सारा प्रोसीजर अब खुद नहीं हो रहा है। ये जो इंसेमिनेशन, जो सीमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाना खुद नहीं हो रहा है, मैंने आर्टिफिशियली करा है, इसीलिए इसे बोला गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बजाय कि नेचुरल मेथड में क्या होता है, ये सब नेचुरली खुद किया जाता है एनिमल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया। अब मुझे, आपको पता है मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रही हूँ, तो मैं उसको लेके आ रही हूँ, तो मुझे काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि उस पर कोई इन्फेक्शन ना हो, प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस ली जाए, मतलब प्रॉपर उसको इन्फेक्शन से या फिर किसी भी तरीके के बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म से बचाया जाए, वरना हमारी जो फर्दर नई जनरेशन आएगी या फिर जो हमारी बफेलो है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्रिकॉशंस क्या क्या है, जो हमने सीमन लिया है जिस मेल का, वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हाई क्वालिटी का। हाई क्वालिटी मतलब जो डिजायर्ड क्वालिटी, मैं चाहती हूँ कि वो मेल हट्टा कट्टा है, तो मैं चाहूंगी कि जो मेरे हाइब्रिड आ रहा है वो भी हट्टा कट्टा होना चाहिए। हट्टा कट्टा मीन्स आई वांट टू से कि उसका बॉडी बिल्ड मास अच्छा होना चाहिए, ताकि वो हमारे फार्म फील्ड में प्रॉपर काम कर सके।
ये मैंने एग्जांपल दिया। तो इसका मतलब पहली चीज क्या है, पहले मैं ये देखूंगी हाई क्वालिटी वाला सीमेन होना चाहिए, हाई क्वालिटी वाले मेल का सीमेन होना चाहिए, ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जो मैंने फीमेल सेलेक्ट की है जिसके अंदर ये सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होना चाहिए, वो खुद भी तो हेल्दी होनी चाहिए। अगर वो खुद हेल्दी नहीं होगी तो हमारे पास हाइब्रिड जो चाइल्ड होगा वो हेल्दी कैसे होगा, उसके अंदर अलग अलग डिसीज देखने को मिलेंगी, है ना। तो इसीलिए पहली चीज क्या है, हमारा जो मेल का हमने जो सीमन लिया है वो हाई क्वालिटी मेल का सीमन होना चाहिए। सेकंड चीज मैं क्या कह रही हूँ कि जो फीमेल है वो फीमेल भी क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, दो मेन प्रिकॉशंस हो गए। उसके बाद में क्या करूंगी कि प्रॉपर ये देखूंगी कि artificial insemination should be carried out only at the period proper heat period of the female animal, कि हाँ ऑब्वियसली मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसी टाइम करूंगी जब वो फीमेल क्या है उस कंडीशन के लिए बोले तो रिप्रोडक्टिव फेज में है ना। अब ऐसे ही मैं आर्टिफिशियली अगर मैं इंसेमिनेट कर दूंगी तो मेरा सीमन क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा। क्यों, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं है, अब वो इस चीज के लिए इस टाइम वो कैपेबल नहीं है, तो वो अंदर जो मेरा सीमन इंसर्ट किया हुआ क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो मुझे ये भी देखना होगा कि जो हमने फीमेल सेलेक्ट की है वो उस समय क्या होनी चाहिए, अपने पर्टिकुलर हीट पीरियड के थ्रू जानी चाहिए, समझे, अपने पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव पीरियड में होनी चाहिए। ये दोनों चीज तीनों चीजें हुई। जो हमने इंस्ट्रूमेंट लिए हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के, आपको पता है अगर मैं आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर रही हूँ तो उस इंस्ट्रूमेंट को विदाउट एनी बैक्टीरिया, उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए। ये सब प्रिकॉशंस मुझे ध्यान देनी होगी ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर मैंने बताया एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम कर ही क्यों रहे हैं, इसका क्या फायदा है, इसके बहुत से फायदे हैं कि हमारा कितना खर्चा बच रहा है कि हम उस एनिमल को नहीं ला पा रहे तो उसके सिर्फ सीमन को ले आते हैं, है ना। हम हमारे डिजायर्ड नई चीजें बना पा रहे हैं, प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन कर पा रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं जो हमने पर्टिकुलर ब्रीड सेलेक्ट की है वो क्या पता हमारे इस एनवायरमेंट के लिए आने में अभी कंफर्टेबल हो या ना हो, है ना। बिल्कुल। तो हमें देखो सीधी सी बात है, बुल सेलेक्टेड ऑफ सेलेक्टेड ब्रीड, बुल्स ऑफ सेलेक्टेड ब्रीड आर केप्ट इन क्लाइमेटिक कंडीशन मोर सूटेबल फॉर देयर हेल्दी लिविंग, है ना। तो मतलब हम उसे अपने जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे ज्यादा हेल्दी है उसमें रख पाते हैं, ठीक है। हम क्या कर पाते हैं, जो इस पे ये सारा हो रही है उसको प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन भी दे पाते हैं, है ना। प्रॉपर एक्सपर्ट्स उस पे काम कर पाते हैं, ठीक है। हम इस सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसीजर के थ्रू हमारा जो नया हाइब्रिड आएगा, जो हमारे पास नया हाइब्रिड हमें देखने को मिलेगा, उसके अंदर का हम क्या देखेंगे कि हमें हमारे डिजायर्ड, हमारे जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी फीचर्स हम उस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर चाहते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, है ना। वो हम ला पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये इकोनॉमिकल है, जो मैं कब से बता रही हूँ, इट इज फार चीपर देन द नेचुरल मेथड। बिकॉज क्यों नेचुरल मेथड से चीपर है, बिकॉज नेचुरल मेथड में क्या है कि प्रॉपर मेटिंग होती है बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। बट अगर यहाँ इंडिया है और मेरे को कहीं इंग्लैंड से लाना है तो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए प्रॉपर, अब आपको पता है पूरा बुल लाना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रॉपर सारी चीजें होनी चाहिए, है ना, तभी ला पाऊंगी। अब मैं उस बुल को वहां से लाऊं या उसके सीमेन को वहां से लाऊं, कौन सा मेरे लिए ज्यादा सस्ता पड़ेगा, ऑब्वियसली सीमेन, बिल्कुल। तो उसी लिए ऐसे ही बोला गया है कि ये बहुत इकोनॉमिकल क्या है, इकोनॉमिकल है, क्योंकि हम पूरे बुल को उठा के लाए, उससे बढ़िया हम उसका क्या ले आते हैं, सीमन ले आ जाते हैं, है ना। अब आप ये बताओ सीमन को लाना ज्यादा आसान है या बुल को लाना, ऑब्वियसली सीमन को। सीमन कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड, बहुत इजीली हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं दूर दूर के एरियाज में भी, ठीक है। इसमें क्या कर, इस जब आपको पता है अगर हम क्या कर रहे हैं, सीमन को लेके प्रिजर्व करके रख दे रहे हैं, तो किसी भी एरिया में कहीं भी कितने भी क्राउडेड कैसे भी टाइप का एरिया हो वहां पे हम उसे अवेलेबल करवा सकते हैं, है ना, ठीक है। ये हाई क्वालिटी सीमन अब हर समय क्या होगा हमारे पास अवेलेबल होगा। हमें रात को चाहिए तो रात को भी हम वो प्रोसीजर कर सकते हैं, जिस टाइम हम कंफर्टेबल है उस टाइम वो प्रोसीजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है अब आर्टिफिशियली करनी है सारी चीजें, ना कि क्या करनी है, नेचुरल तो हो नहीं रही है ना। तो इसीलिए ये सब क्या है, एडवांटेज है किसके, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन
हुआ क्लियर? ये क्या है, सबसे बड़ी चीज, ये बहुत ज्यादा हाइजीनिक है ना। अब मैम ये हाइजीनिक कैसे है, तो बता सकते हैं मैम को हाइजीनिक कैसे? ऑब्वियसली मैम, क्यों? क्योंकि अगर मान लो जो बुल है उसकी उस एरिया में, उस रिप्रोडक्टिव एरिया में क्या पता ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हो जो उसको खुद को इन्फेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन ड्यूरिंग मेटिंग वो अब फीमेल को क्या कर दे, अफेक्ट कर दे, है ना। अब फीमेल क्या पता उन बैक्टीरिया या उन ऑर्गेनिजम्स के कारण क्या हो, बीमार हो जाए। ठीक है, तो ये हाइजीनिक है, मोर हाइजीनिक है इन कंपैरिजन टू द नेचुरल मेथड। हुआ क्लियर? अब आपको पता है इसमें सक्सेस होने के चांसेस भी क्या है, ज्यादा है। किसमें? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, इस प्रोसीजर में सक्सेस, इस जो पर्टिकुलर हाइब्रिड क्रॉस ब्रीड हो रही है उस क्रॉस ब्रीड के सक्सेस होने की फीचर, सक्सेस होने की चांसेस भी क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द नेचुरल मेथड। चलिए अब देखो ऐसे कौन से, अब हमने देखा है अलग अलग एनिमल से हमारे अंदर क्या हो जाती है, बीमारियां होती हैं, है ना। अब कौन से एनिमल से कैसी कैसी बीमारियां हम जैसे ह्यूमन बीइंग को होती हैं। अब आप देखोगे वायरल मायने वायरस, वायरस से कौन कौन सी होती है, रेबीज, रेबीज जैसे आप तुमने सुना होगा डॉग बाइट से होती है ना। काउ पॉक्स, इंसेफेलाइटिस, ये सब है वायरल डिसीजेस। एंड नेक्स्ट वन इज द बैक्टीरिया, next one is the bacterial diseases। ऐसे डिसीजेस जो ह्यूमन बींग्स में कौन कॉज कर रहा है, बैक्टीरिया। पर्टिकुलरली कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है, बैक्टीरिया। दैट इज द एंथ्रेक्स, टीबी, ब्रुसेलोसिस। टीबी ट्यूबरकुलोसिस माने टीबी। आपको पता है टीबी बहुत ज्यादा डेंजरस बीमारी है ना, वर्ल्ड वाइड हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इंडिया भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से इससे अफेक्टेड है ना। थर्ड वन इज द फंगल डिसीजेस। आप जानते हो फंगल डिसीजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, रिंगवॉर्म स्पेशली, है ना। नेक्स्ट वन इज द पैरासिटिक, पैरासिटिक डिसीजेस एमीबियासिस आपको पता है मेनली जीआईटी में होती है ये डिसीज, है ना। ट्रिपेनोसोमियासिस एंड एस्केरियासिस, ये सब क्या है, अलग अलग तरीके के डिसीजेस जो ह्यूमन बीइंग में होती है। अब ऐसी डिसीजेस जो वायरस कॉज कर रहा है उन्हें वायरल डिसीजेस बोल देते हैं, ऐसी डिसीजेस, ऐसी बीमारियां जो हमारे पास बैक्टीरिया कॉज कर रहा है उन्हें बैक्टीरियल, जो फंगस कॉज कर रही है उन्हें फंगल डिसीजेस बोल देंगे, और जो प्रोटोजोन्स कर रहे हैं उन्हें प्रोटोजोनल डिसीज बोल देंगे। तो पैरासाइट्स कॉज कर रहे हैं पैरासिटिक डिसीजेस। ओके, हुआ क्लियर? नेक्स्ट इज द पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग आप सब जानते हो, पोल्ट्री फार्मिंग में क्या आता है, जहां हम नॉर्मल शुद्ध हिंदी अक्षरों में बोलूं तो मुर्गा घर, या फिर जहाँ पे मुर्गे या फिर मुर्गियां क्या करी जाती हैं, फार्म की जाती है, उनको प्रॉपर ब्रीड, हम उनको क्या करते हैं, प्रॉपर फीडिंग देते हैं, उनकी प्रॉपर क्या करते हैं, मेंटेनेंस रखते हैं, उनको प्रॉपर खाना, उनकी केयरिंग, सब चीजें होती है। किस वर्ड के अंदर आती है, डेट कम्स अंडर पोल्ट्री फार्मिंग। हुआ क्लियर? तो वही पोल्ट्री इंडस्ट्री विद इट्स प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एग्स। आपको पता है जो मुर्गी होती है उसकी दो ही चीजें यूज में ली जाती है, या फिर तो उसका मीट बनाया जाता है या फिर उसके एग्स लिए जाते हैं, है ना। हुआ क्लियर? अब आपको पता है एग इज फुल ऑफ प्रोटीन, एग एंड व्हाट, मीट आर फुल ऑफ प्रोटीन, है ना। तो ये एक तरीके से लोग डाइट में इंक्लूड करते हैं फॉर देयर प्रॉपर एंड गुड डाइट। आपको पता है मोस्टली जो जिम में जाते हुए लोग होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा एग्स खाते हैं फॉर देयर प्रोटीन इंटेक इंक्रीज के लिए, है ना। तो इसीलिए ये किसके लिए, बैलेंस डाइट में यूज किए जाते हैं, है ना। हुआ क्लियर? जो प्रॉपर पोल्ट्री के मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ऑब्वियसली उनको प्रॉपर पालना, ठीक है, रियरिंग करना, रियरिंग, उनकी प्रॉपर हाउसिंग, प्रॉपर साफ सुथरी सफाई मेंटेन रखना, है ना। डेट इज द सैनिटेशन, प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीजेस, कोई भी बीमारी से उन्हें बचाना, ठीक है, और फिर बाद में उन्हें मार्केट में बेच देना, ये सब आता है पोल्ट्री फार्मिंग के अंडर। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अ कंपैरिजन बिटवीन द लेयर्स एंड द ब्रॉयलर्स। ये लेयर्स और ब्रॉयलर्स क्या है मैम? ऑब्वियसली ये आपके पास पर्टिकुलरली जो पोल्ट्री के अंदर दो तरीके के होते हैं हमारे पास,
उनकी टाइप्स हैं, वन इज द लेयर एंड वन इज द ब्रॉयलर्स। क्लियर? चलिए, लेयर से पता लग रहा है एग लेइंग बर्ड्स, ठीक है। ऐसे हमारे पास ऐसे हेंस, ऐसे कॉक्स जिनका यूज किया जाता है फॉर प्रॉपर, जिनका काम क्या है, बढ़िया बढ़िया अंडे देते हैं, ठीक है। जिनको मेन हम क्या पालते ही इसलिए हैं, उनके अंडों के लिए, दैट इज द एग लेइंग बर्ड्स, ठीक है। ओके, जबकि ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, इनका मीट की क्वालिटी, इनकी मीट की जो क्वालिटी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। तो इसका मतलब फॉर मीट कौन उगाए जाते, कौन फॉर मीट किसकी प्रॉपर केयरिंग या फिर किसकी फार्मिंग की जाती है, ऑब्वियसली दैट इज द ब्रॉयलर्स। ओके, लेयर्स क्या करते हैं, अपने एग प्रोड्यूस कर देते हैं एट द एज ऑफ 20 वीक्स। 20 हफ्तों के होते ही वो अंडे प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, एग्स को ले करना शुरू कर देते हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट, दे आर रेज्ड अप टू 6 to 7 वीक्स। कौन? ब्रॉयलर्स आर रेज्ड अप टू 6 to 7 वीक्स इन द पोल्ट्री फार्म्स एंड देन सेंट टू मार्केट फॉर मीट प्रोडक्शन। अब ऑब्वियसली मीट प्रोड्यूस करना है तो इनको प्रॉपर हट्टा कट्टा बना के फिर बाद में मार्केट में बेच दिया जाता है। किनको? ब्रॉयलर्स को, ठीक है। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लेयर्स क्या बोलते हैं, इनको प्रॉपर स्पेस चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको प्रॉपर स्पेस क्यों चाहिए, क्योंकि ये अपने अंडे को लेकर पाए, ताकि वो अपने कंफर्टेबल जोन में आके अपने एग्स को लेकर पाए। बजाय कि ब्रॉयलर्स, इनको क्या चाहिए, ये प्रॉपर ऐसी कंडीशन में होने चाहिए जिससे ग्रोथ तो बहुत ज्यादा फास्ट करें और इनकी मोर्टेलिटी थोड़ी कम हो। मोर्टेलिटी कम होनी चाहिए। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? मरना। नंबर ऑफ हेंस डाइड पर 1000 हेन, है ना। मतलब ऐसे करके कुछ एक क्राइटेरिया होता है जैसे मोर्टेलिटी, लेकिन आप बेसिकली समझो तो मरना, ठीक है भाई। इनकी मरने की जो तादाद है, किसकी? हमारे पास ब्रॉयलर्स की, वो कम होनी चाहिए। अगर वो कम मरेंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा होंगे हमारे पास, ठीक है। जितने ज्यादा होंगे हम उतने ज्यादा उन्हें मार्केट में बेच पाएंगे। नेट हमें क्या मिलेगी? इकोनॉमिक मिलेगी। इकोनॉमिक मिलेगी बोले तो मनी मिलेगी, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम है पैसा कमाना। हम इन मुर्गों को उगा ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे जिम के जो लोग हैं उनको क्या चाहिए? उनको अंडे चाहिए, उनको क्या चाहिए? मीट चाहिए, है ना। तो इसीलिए ऐसे मुर्गे, ऐसी पर्टिकुलर ब्रीड जो एग्स के लिए स्पेसिफाई है, डेट आर द लेयर्स, एंड ऐसी ब्रीड जो किसके लिए पर्टिकुलर है? उनके मीट के लिए जानी जाती है, डेट इज द ब्रॉयलर्स। हुआ क्लियर? चलिए, अब सीधी सी बात है, इनकी प्रॉपर रिस्ट्रिक्टेड एंड कैलकुलेटेड फीड होती है, जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट में, मतलब इनको प्रॉपर, हाँ इतनी ही अमाउंट में इन्हें विटामिन चाहिए, इतनी अमाउंट में इन्हें कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, ये सब कैलकुलेट करके इन्हें इनका खाना दिया जाता है, ठीक है। देयर डेली फूड रिक्वायरमेंट इज रिच। बजाय कि आप देखोगे ब्रॉयलर्स हैं तो उनको उनके मसल का मास बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका मीट ही यूज किया जाता है, तो जितना ज्यादा मसल होगा उतना अच्छा मीट होगा। तो इसका मतलब इनकी फूड रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलरली प्रोटीन की और विटामिन ए और के की, है ना। हुआ क्लियर? तो हमने डिफरेंस भी कर लिया है किसके बीच में? बिटवीन द टू ब्रीड्स विच वर फार्म्ड इन पोल्ट्री फार्मिंग, है ना। वन इन विच वन इज फॉर यूज फॉर द एग लेइंग पर्पस। एक हमने किसके लिए यूज की? अंडों के लिए। अंडों के लिए कौन सी यूज कर रहे थे हम? कौन सी ब्रीड ग्रो कर रहे थे? डेट इज द लेयर्स। और दूसरी जो हम मीट के लिए कर रहे थे, डेट इज द ब्रॉयलर्स। चलिए, पोल्ट्री ब्रीड्स। अब पोल्ट्री ब्रीड्स देखते हैं, देसी और इंडिजीनियस, मतलब हमारे इंडिया के खुद के अंदर जो मिलती है हमें, दैट इज द देसी और इंडिजीनियस ब्रीड। हमारे पास कुल देसी कितनी है? 4 ब्रीड्स है, दैट इज द एसिल, चिटागोंग, घेगस एंड द हुस्ना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द एक्सोटिक ब्रीड। एक्सोटिक मतलब बाहर से आई, ठीक है। बाहर वाली जो ब्रीड होती है, इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, ठीक है। देयर आर प्रेजेंट न्यूमरस एक्सोटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। हमने बाहर से बहुत सारी ब्रीड इंडिया में ला रखी है, जिसमें से आप देखोगे एक एक्सोटिक ब्रीड है, दैट इज द व्हाइट लेगहॉर्न, एंड सेकंड वन इज द रोडी आइलैंड
रेड, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्रॉस ब्रीड और इम्प्रूव ब्रीड। ये क्या है, ये हमने क्रॉस ब्रीड और इम्प्रूव ब्रीड इज द हाइब्रिड। हमने ये नेचुरली अपीयर नहीं करती थी, ये ब्रीड हमारे पास नेचुरल अपीयर नहीं करती थी। हमने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू, बोले क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर हमने दो मेथड पढ़े, वन इज द नेचुरल एंड सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उन मेथड के थ्रू हमने नई ब्रीड बनाई है, दैट इज द क्रॉस ब्रीड और इम्प्रूव्ड ब्रीड, ठीक है। ठीक है, हुआ क्लियर। इसके एग्जांपल क्या क्या है, डेट इज HH260, IBL80, B77, ILS82। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास क्रॉस ब्रीड के या फिर ऐसी ब्रीड जो इम्प्रूव की गई है बाय द ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन मेथड, ठीक है। अब आपने देखा कि जब हमने पोल्ट्री प्रोडक्शन बढ़ा दी, पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, ठीक है, रिवोल्यूशन आई, क्रांति हुई, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सिल्वर रिवोल्यूशन। जिसके कारण क्या हुआ, एग के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला। सिल्वर रिवोल्यूशन के अंदर हमने क्या देखा कि एग प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आया है, ठीक है, हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट वेराइटी इंप्रूवमेंट है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं वेराइटी इंप्रूवमेंट। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो चिक्स हैं, जो hen है, जो भी है, हम उनकी वैरायटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि उनकी क्वालिटी है, उनकी मतलब क्वालिटी कैसे कहूंगी मैं ये कहूंगी कि उनकी मीट की क्वालिटी है, उसमें प्रोटीन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी। तो मैं क्या चाहूंगी कि एक तो क्वांटिटी भी बढ़े और क्वालिटी भी बढ़े। क्वांटिटी कैसे, अब मेरा एग, मेरा चिक जो कितना है, कितने एग ले करेगा, उससे भी मेरे को इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगी, है ना। ज्यादा एग ले करेगा तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा एग बेचूंगी तो मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए हमने देखा कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव होनी चाहिए। दूसरी, ठीक है, अब आप देखोगे जो ड्वार्फ ब्रोइलर है, छोटे वाले जो मीट के लिए जो ब्रोइलर्स हैं, वो क्या होते हैं, कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन के लिए क्या करे जाते हैं, यूज किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, टॉलरेंट है, किसके लिए, समर सीजन के लिए टॉलरेट कर लेते हैं वो समर सीजन के लिए, ऑब्वियसली। और नेक्स्ट चीज क्या है, हमें उतनी ज्यादा मेंटेनेंस, उतनी ज्यादा ध्यान ना रखनी पड़े कि बिल्कुल हाँ एक सेकंड में मुझे देखना पड़े कि अब ठीक है कि नहीं। ऑब्वियसली उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा होगी तो उनकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। तो हम क्या चाहेंगे कि उनकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो, कम हो। हुआ क्लियर। इंप्रूवमेंट इन hen हाउस फॉर एग प्रोडक्शन। अब देखो, आपको पता है एग प्रोडक्शन, ऐसे hen, ऐसे मुर्गे जो क्या कर रहे हैं, एग लेकर रहे हैं, हम उनके अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे कैसे, बाय रिडक्शन इन द साइज layer with the ability to utilize more fibrous cheap diet। ऑब्वियसली मैं क्या चाहूंगी कि मेरा ऐसा मुर्गा हो जो क्या हो, खाना कम लेगा और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अपनी क्वांटिटी ऑफ लेइंग एग बढ़ाएगा, तो मेरे को उससे उतना ज्यादा फायदा होगा। क्यों, क्योंकि अब आपने देखा कि मेरे पास ये पर्टिकुलर है ना, मान लिया कि मेरे पास एक मुर्गा है, ऑब्वियसली ये क्या करेगा, एग ले करेगा, है ना, जिसको मैं क्या करूंगी, बेचूंगी मार्केट करूंगी और मुझे क्या होगा, बेनिफिट होगा, है ना, मुझे क्या हुआ, बेनिफिट हुआ क्लियर। लेकिन ये hen जो भी खाना खाएगा, जो भी फूड इनटेक करेगा, वो क्या होगा, वो तो मेरे खर्चा लग रहा है ना, वो क्या होगा, वो मेरा एक्सपेंसेस है ना, वो क्या है, मेरा एक्सपेंसेस है। तो मैं क्या चाहूंगी कि मेरे एक्सपेंसेस जितने ज्यादा हो सके उतने कम हो और मार्केट में जितना ज्यादा हो सके उतना मैं बेच के प्रॉफिट कमाऊं, है ना। तो ये कम इनटेक में, कम जो चीप डाइट में, अगर मान लो ये सस्ती सी, मान लो ये नहीं कहता, अब मैंने बताया था जैसे कि ब्रोयलर्स होते हैं आपके, जो कौन से मीट वाले हेन्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, हमें हाईली प्रोटीन वाली डाइट चाहिए, हाईली हमें विटामिन के, विटामिन ए वाली डाइट चाहिए। लेकिन अगर ये इतने नखरे ना करें तो ऑब्वियसली इनमें क्या होगा, मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, है ना। तो अगर मेरे एग लेइंग hen है, वो क्या कर रहे हैं, एग लेइंग hen आर द लेयर्स, वो क्या कर रहे हैं, उतनी ज्यादा रिच डाइट नहीं चाहिए, वो चीप से डाइट में भी अपनी अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं,
तो ये सब क्या होंगे, ये सब मेरे फायदा होगा, है ना। तो ये क्या है, ऐसी वैरायटी मैं चाहूंगी मेरे लेयर्स में। हुआ क्लियर? चलिए, तो हमने पोल्ट्री फार्मिंग भी डन कर लिया है। अब नेक्स्ट आता है फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन, फिश माने मछली। मैं आपको हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, फिश प्रोडक्शन के स्टार्टिंग में। तो इंक्रीमेंट इन फिश हमें कैसी क्रांति में देखने को मिला था, उस क्रांति का क्या नाम था, डेट इज ब्लू रेवोल्यूशन। क्या है वो है हमारे पास ब्लू रेवोल्यूशन, है ना। याद आया? ठीक है। फिश क्या है आपको पता है, एक एक्वेटिक एनिमल है। वो आज के दिन हम किसके लिए, मोस्टली हमारे जो नॉन वेज लोग हैं वो क्या यूज करते हैं, फिश को अपने प्रोटीन के इंटेक के लिए भी यूज करते हैं। क्यों ऑब्वियसली प्रोटीन के इंटेक के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच है। ठीक है। आपको पता है बहुत सारी पॉपुलेशन है जो फिश को एज अ फूड यूज करती है। पर्टिकुलरली आपको पता है कि हमारे जो जमीन साहब, आपको पता है हमारा जो है क्या इंडिया, वो कुछ ऐसा सा है ना, मेरे से अच्छा नहीं बना बट स्टिल बहुत बुरा बना है, इतना सुंदर। हम अब देखो जो बीच वाला एरिया है, इट इज कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड बाय द लैंड, बट दिस एरिया हैज, एक तरफ क्या है, पानी है ना। इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, कोस्टल एरियाज। तो ऑब्वियसली जो इस एरिया के पास रहते हैं उन्हें फिश ज्यादा मिलेगी, तो वो उनका फूड भी क्या होगा, फिश होगा, है ना। तो कोस्टल एरियाज के बहुत से लोग क्या होते हैं, अपने फूड के लिए फिश पे डिपेंड होते हैं। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता है फिश को यूज किया जाता है इरेडिकेटिंग, मतलब समाप्त, बोले तो खत्म कर देना, है ना। माल न्यूट्रिशन मतलब माल माने कम, है ना। न्यूट्रिशन की कमी, न्यूट्रिशन की कमी जो आती है पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, उसको खत्म करने के लिए, उसको रिलीव करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, फिश करते हैं। क्योंकि फिश लीवर ऑयल जो है, क्योंकि फिश से हम ऑयल बनाते हैं, फिश लीवर ऑयल, उसके अंदर क्या होता है, विटामिन ए और डी की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसके कारण अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा तो ऑब्वियसली माल न्यूट्रिशन नहीं रहेगा। माल न्यूट्रिशन बोले तो न्यूट्रिशन की कमी खत्म, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन दे दिया, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग विटामिन ए एंड डी। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फिशरीज। फिशरीज ये क्या होते हैं, फिशरीज, फिशरीज ऐसी चीजें होती है, ऐसी पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं, बचा के रखते हैं, ठीक है, और उनको यूज करते हैं, किनको, फिशेस को, प्रॉन्स को। फिशरीज के अंदर सिर्फ फिशेस की प्रोडक्शन नहीं होती, इसके अंदर फिशेस के अलावा प्रॉन्स भी होते हैं, लॉबस्टर्स भी होते हैं, क्रैब्स, ऑयस्टर्स एंड अदर मोलस्क भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम प्रॉपर इनकी क्या करते हैं, केयरिंग करते हैं, प्रॉपर फीडिंग करते हैं, उनको प्रॉपर संभाल के रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। हुआ क्लियर? ये सब आता है फिशरीज के अंदर। अब फिशरीज, अब जो प्रोडक्ट हमें फिशरीज से मिलेगा उसके बेसिस पे हमने फिशरीज को दो पार्ट में बांटा, दैट इज द फिन एंड द शेल। ठीक है, फिन, फिन माने सीधी सी बात है, हम इसके अंदर ऐसी फिशेस यूज करते हैं पर्टिकुलरली जो क्या होती है, कार्टिलेजेस या फिर बोनी फिशेस। सेल फिशरी, सेल फिशरी ऐसी होती है जिसके अंदर हम किनका, पर्टिकुलरली फिश के अलावा जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका स्टोर रखते हैं, जैसे कि मोलस्क, ऑयस्टर्स, क्रैब्स और प्रॉन्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, फिशरीज आर, अब हमने कैसे हमारी फिश पाई, ठीक है, कैसे फिश लाई गई, उसके अकॉर्डिंग भी हमने फिशरीज को दो पार्ट में बांटा, है ना। इसमें हमने क्या बांटा, इसमें हमने हमारे पर्टिकुलर फिशरी में किस तरीके का ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। एक तो हाँ प्रॉपर वो फिश है, तो दैट इज द, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, है ना, इसीलिए हमने उसका नाम क्या रख दिया, फिन फिशरी। एंड सेकेंड वन, जिनके अंदर फिन्स नहीं है उनको हमने क्या लिख दिया, शेल फिशरी, है ना। तो फिन्स वाली कौन है, जिसके अंदर सारी फिशेस होंगी, चाहे वो बोनी फिशेस हो चाहे वो कार्टिलेजिनस फिशेस हो। एंड द सेकंड वन इज द सेल, जिसके अंदर हम क्रैब, ऑयस्टर्स वगैरह सब पढ़ लेते हैं। ये हमने फिशरी को बांटा किसके बेसिस पे, कि हमें कैसा ऑर्गेनिज्म है। दूसरा हम फिशरीज को बांट रहे हैं किस बेसिस पे, किस बेसिस पे, कि किस, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग, कि हमने जो फिश पकड़ी है वो
कैसे ली है, कैसे हमें मिली है, दैट इज द कैप्चर फिशरी। कैप्चर फिशरी मतलब अब आपको पता है भरा समुद्र है, उसमें से मैं अपने मछलियों को पकड़ पकड़ के ला रही हूँ, उसे बोला जाता है कैप्चर फिशरी। एंड कल्चर फिशरी, मैंने क्या कर रखा है, खुद का एक एरिया ले रखा है जिसमें पानी डाल रखा है और उधर मैं क्या कर रही हूँ, खुद ग्रो कर रही हूँ फिश को, दैट इज द कल्चर फिशरी। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी में डिफरेंस देखते हैं। अब देखिए कैप्चर फिशरी, अब आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे कि कोई सी हो गया, कोई लेक हो गया, वहां से हम पकड़ पकड़ के ला रहे हैं हमारी फिश को, वो किसके अंदर आ जाएंगे, कैप्चर फिशरी के अंदर। अब आपको पता है इसमें वो खुद ग्रो कर रही है, हम उसे ना कुछ खाना प्रोवाइड कर रहे हैं ना उसकी प्रॉपर देखभाल कर रहे हैं, हमारा काम क्या है कि उस एरिया में वो मस्त जी रही है, हम उसे पकड़ के ला रहे हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे कोई भी सीडिंग या फिर कुछ भी उगाने का काम नहीं किया उनके लिए, है ना। ये सब किसके अंदर है, कैप्चर फिशरी के अंदर। कैप्चर फिशरी क्या होती है, इनलैंड भी हो सकती है, इनलैंड भी हो सकती है और मैराइन भी हो सकती है। मैराइन आपको पता है समुद्र वाली, और इनलैंड मतलब ऐसी जो हमारे लैंड के बीच में मिले, वाटर के रिसोर्सेज उसके अंदर से हम लेके आए, ये होती है इनलैंड भी हो सकती है, मैराइन भी हो सकती है। कल्चर फिशरी, कल्चर फिशरी क्या होती है, इसमें हम प्रॉपर फिश को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, प्रॉपर उसकी रेजिंग करते हैं, प्रॉपर उसको खाना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें प्रॉपर सीडिंग होगी, प्रॉपर सीडिंग एंड रियर्ड। हुआ क्लियर? ओके, ये नेचुरल जगह से नहीं लाया जाए। कल्चर फिशरी हमेशा क्या होगी, इनलैंड होगी या फिर सीशोर के एकदम पास में होगी। इनलैंड ऑब्वियसली इनलैंड ही होगी, क्योंकि मैं उसको प्रॉपर क्या कर रही हूँ, प्रॉपर सारी सीडिंग वगैरह, उसको खाना देना, उसको ध्यान रखना, है ना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ये सब क्या कर रहे हैं, मेरा ही हेडेक है कल्चर फिशरीज में, कि मेरे पास प्रॉपर हेडेक है कि जो मेरे पास जो मैं फिश कल्चर कर रही हूँ उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले उसके लिए, है ना। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं मिल रहे, कौन, कल्चर, क्योंकि हम उससे क्या कर रहे हैं, खुद कल्चर कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। कैप्चर माने आपको पता है पकड़ना, तो ऑब्वियसली पकड़ के ला रही है ऐसी फिशरीज जो पकड़ के लाई जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है, कैप्चर फिशरीज। हुआ क्लियर? चलिए हुआ क्लियर। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द वाटर सोर्स ऑफ द फिश प्रोडक्शन फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ फिशरीज। अब हमने 2 तरीके के बेसिस पे हमने हमारी फिशरी को क्लासिफाई कर लिया। द थर्ड, जिसके बेसिस पे हम करते हैं कि कैसे वाटर सोर्स से आ रही है। अब हमने जो फिश लाई है, जो फिश प्रोड्यूस कर रही है, वो जो हमें फिश मिल रही है मार्केट में, वो कौन से सोर्स से आ रही है, वो मैराइन वाटर से आ रही है, वो फ्रेश वाटर से आ रही है, उस बेसिस पे हम फिशरी को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द मैराइन। मैराइन ऑब्वियसली आपको पता है किसी भी समुद्र या फिर आपको पता है सोल्ट वाले एरिया से, है ना, इनके ये बहुत ज्यादा सोल्टी होते हैं, ओशन एंड द सीज, उनको क्या बोला जाएगा, मैराइन फिशरीज। नेक्स्ट, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर आपको पता है कोई भी रिवर में से, कोई भी लेक में से, कोई भी रिजर्वेयर में से, कोई भी टैंक में से फ्रेश वाटर से लाई जाती है, दैट इज द फ्रेश वाटर फिशरी। ब्रैकिश वाटर फिशरीज, ठीक है। ब्रैकिश वाटर क्या होते हैं, हल्का सा सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है, जिसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, एस्चुरीज, जैसे कि लास्ट पार्ट ऑफ द रिवर दैट गेट्स टिडल वाटर फ्रॉम द सीज, थोड़ा सा समुद्र से भी आ जाता है वहां पानी, इसीलिए वो क्या हो जाता है, हल्का सा सॉल्टी हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम वहां से कोई फिश पकड़ते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, ब्रैकिश फिशरीज, ठीक है। फ्रेश वाटर फिशरीज और ब्रैकिश फिशरीज है वो मोस्टली क्या होती है हमारे पास, इनलैंड होती है, ठीक है। इनलैंड मतलब अंदर जमीन के अंदर से। हुआ क्लियर? तो हमने काफी चीजें देख ली। नेक्स्ट आता है हमारे पास बी कीपिंग। बी मतलब मधुमक्खी, है ना। मधुमक्खी का नाम सुनते ही हमें क्या याद आता है, शहद, है ना। बिल्कुल, मधुमक्खी को हम इसका मतलब क्यों करते हैं, ताकि हमें वैक्स मिल सके, ताकि हमें प्रॉपर हनी मिल सके, है ना। हुआ क्लियर? तो अब हम बी कीपिंग करते हैं। बी कीपिंग को हम अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। जिस तरीके से हमने फिश के प्रोडक्शन को, फिश की कीपिंग को हमने क्या बोला था, फिश की कीपिंग को हमने बोला था पिस्सीकल्चर, उसी तरीके से बी कीपिंग को हम बोलते हैं एपीकल्चर। हुआ क्लियर? एपी, जहां पे कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेट करना, मतलब पालना, उगाना, है ना। और एपीज का मतलब होता है बी, इसी नाम को तोड़ दिया एपीकल्चर को, ठीक है।
इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर हनी बीज की क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं, रियर कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर केयर कर रहे हैं, रियरिंग केयरिंग सब कुछ हो रही है क्योंकि हनी बीज की, ताकि हम उनसे क्या ले सके, ऑब्वियसली हनी ले सके, वैक्स ले सके और अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस ले सके। ठीक है, हनी इज नोन टू हैव मेडिसिनल वैल्यू। अब आपको पता है हनी की बहुत बड़ी मेडिसिनल वैल्यू होती है। ठीक है, ये बहुत सारी डिसीजेस, बहुत सारी डिसऑर्डर्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, जिनको ट्रीट करने के लिए हम हनी का यूज करते हैं। सबसे मेन आपको पता है डाइजेशन वाला डिसऑर्डर आता है। मेन डाइजेशन में आपको पता है डाइजेशन के डिसऑर्डर में वोमिटिंग भी आ सकता है, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब चीजें आ सकती है। स्टमक के और लीवर के अंदर जो इश्यू होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑब्वियसली दैट इज द हनी। हनी माने शहद, है ना। हनी आपको पता है ब्लड प्यूरिफायर भी कहलाया जाता है। आपको पता है ये बहुत बड़ी बात है कि हनी को हम ब्लड प्यूरिफायर भी कहते हैं। ठीक है, अ क्योर अगेंस्ट कफ एंड कोल्ड, सोर थ्रोट, अल्सर्स ऑफ द टंग, अल्सर ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, कितनी सारी चीजों से हमारे हनी हमें बचा रहा है। ठीक है, अब आपको पता है हनी किस चीज के अंदर रिच है, ऑब्वियसली आयरन, ठीक है, एंड कैल्शियम। अब आपको पता है कैल्शियम हमारी बोन बनाता है, हमारी टीथ वगैरह, हमारी जो मैक्सिमम चीजें होती हैं, हमारी जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो किससे बना हुआ है, ऑब्वियसली कैल्शियम से। तो इसका मतलब कैल्शियम अगर हमें प्रोवाइड कर रहा है तो हमारी ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है। कौन, हनी। ठीक है, अब आपको पता है हनी कैसा होता है, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट माने मीठा, है ना। तो ये ऑब्वियसली ये शुगर का सोर्स भी है, किसका, शुगर का सोर्स भी है। ठीक है, कौन, हमारे पास हनी। ठीक है, तो बहुत सी जगह मीठे के रूप में कहाँ पे, केक पे, पेस्ट्रीज पे हम किसको यूज करते हैं, हनी को यूज करते हैं। हुआ क्लियर। चलिए, बी कीपिंग क्या है, बहुत इसमें हमें ज्यादा एक्सपेंसेस या फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। किसमें, हमारी बी कीपिंग में। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमें इन्हें कोई खाना वगैरह लाके खुद नहीं देना पड़ता है। ये खुद जाते हैं फ्लावर्स के पास, उधर से नेक्टर लेते हैं और अपनी क्या करते हैं, अपना पूरा हनीकॉम्ब वगैरह बनाते हैं, है ना। हमें इन्हें, जैसे हमने फिश पाली, हमने काऊ, बफेलो, जितनी भी चीजें हमने रियर की है, उनकी केयर की है, उनकी फार्मिंग की है, हमने उन्हें अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड करने की कोशिश की है ना। बल्कि हमें उन्हें खाना देना पड़ता है, अगर हम उन्हें खाना नहीं देंगे तो दे विल डाई सून। बट हमारे पास बीज क्या होती हैं, बीज को ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद जाके क्या करती हैं, बट अच्छे से देखती हैं कौन सा फ्लावर अच्छा है, उधर से जाके नेक्टर और एब्जॉर्ब करती हैं और अपने फर्दर हनीकॉम्ब बनाती है, जिससे हम बाद में हनी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए ये बी कीपिंग क्या हुआ, एक बहुत लो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, फार्मिंग का मेथड हुआ। और ये एक तरीके से हमें अच्छी खासी क्या दे देता है, इनकम दे देता है। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फार्मिंग के साथ बी कीपिंग भी करते हैं, जिसके कारण उन्हें एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। ठीक है, अब आपको पता है जो बीज होती हैं वो जाके फ्लावर्स पे बैठती हैं, तो वो फ्लावर्स को फर्टिलाइज करने में भी मदद करती हैं। वो कैसे फर्टिलाइज करती हैं, ऑब्वियसली वो पोलन ग्रेन को एक से लेके दूसरे फ्लावर पे ले जाती है। हुआ क्लियर। चलिए, तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में भी मदद कर रही है। कौन, ऑब्वियसली हमारी बीज। चलिए, अब आपको देखना है कि एपीकल्चर से बोले तो बी कीपिंग से हमें क्या क्या काम की चीजें मिलेंगी, है ना। ये देख रहे हैं हम, ऑब्वियसली सबसे पहली चीज नाम याद आती है हनी। हनी कैसा है, एक स्वीट, मीठा सा, गाढ़ा सा, विस्कस, एडिबल मतलब खाने लायक फ्लूइड होता है, जो क्या होता है, बहुत उसके अंदर शुगर, वाटर और बहुत सारे मॉइस्चर, मिनरल, विटामिन, काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जो शुगर होती है किसके अंदर, हनी के अंदर, वो कौन कौन सी होती है, डेट इज द लेवुलोज, डेक्सट्रोज, सुक्रोज, डेक्सट्रीन। ठीक है, और जो मिनरल्स होते हैं डेट इज द कैल्शियम, आयरन, फॉस्फेट एंड मैग्नीज। पीछे मैंने बताया कैल्शियम आयरन होने के कारण ही तो ये हमारे पास बॉडी ग्रोथ में काफी हेल्पफुल होती है। मैंने बताया था हनी स्वीट होती है, इसके अंदर शुगर होते हैं, तो एज अ शुगर प्रोडक्ट भी यूज की जाती है। ये पहली चीज हो गई। नेक्स्ट इज द बी वैक्स। वैक्स क्या होता है, वैक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब बोलो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है मैम, ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जहां जाके हमारी चीजें पिघलनी शुरू हो जाती है।
ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमारे पास आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है कब, एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन अब ऑब्वियसली जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब अगर मान लो कोई 10 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरी 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। आपको पता है कि राजस्थान में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जाता है, 53 भी चला जाता है। तो ऑब्वियसली आप क्या चाहोगे कि आपके चीज जो भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो यहाँ, है ना। तो वैक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, दैट इज 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस एक जिस तरीके से टेम्परेचर को काउंट किया जाता है अलग अलग पैरामीटर्स में, है ना। जैसे हमने देखा था लेंथ को हमने किया था मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में, उसी तरीके से टेम्परेचर को करते हैं बहुत सारे में, जिसमें से कुछ है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। हुआ क्लियर? चलिए, इट इज सिक्रेटेड बाय वैक्स ग्लैंड्स ऑफ द वर्कर बीज। अभी वैक्स कहाँ से सिक्रेट होता है? वर्कर जो बीज होती हैं उनके अंदर वैक्स ग्लैंड होती है, वो सिक्रेट करती है हमारे पास वैक्स, ठीक है। तो इस वैक्स का यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइव। हुआ क्लियर? नेक्स्ट, propoils and balms are other collections of the bee from the plants. These substances are used in repairing and fastening of the comb. कॉम को रिपेयर करने में यूज किया जाता है किसका? प्रोपोलिस एंड बाम्स का, ठीक है। पॉइजन ऑफ द बी इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। आपको पता है, आपने देखा होगा कि हर किसी के खाई होगी, मधुमक्खी ने जस्ट स्टिंग किया होगा, है ना। तो आपने देखा था उसके खाते ही रेडिश होके और वो क्या हो जाता है, स्वेलो अप हो जाता है ना। तो उस पॉइजन का यूज किया जाता है बहुत सारे मेडिसिनल पर्पसेस में, पर्टिकुलरली आप देखोगे आयुर्वेदिक दवाइयों में, है ना। हुआ क्लियर? चलिए, नेक्स्ट, हनी बी वेराइटीज यूज फॉर बी कीपिंग। कौन कौन सी हनी की वेराइटीज हम यूज करते हैं बी कीपिंग के लिए? जैसे कि आप इंडिजीनियस या फिर देसी जो होती है वो देखोगे, एपिस कैरेना इंडिका इंडियन भी है, एपिस डोरासेटा यूरोप भी है, और एपिस फ्लोरा लिटिल भी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे बाहर से लाई हुई एपिस मेलेरा, ये क्या होती है, जो इटालियन भी है वो ज्यादा प्रेफर की जाती है बजाय कि उसके साउथ अफ्रीकन बी के। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, जेंटल इन नेचर, मतलब ये एग्रेसिव नहीं होती है, ये फास्टली अटैक नहीं करती है ना। अगर ये इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगी तो आपके लिए बी वैक्स निकालना या फिर हनी निकालना आसान होगा उसके छत्ते से, है ना। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज ये क्या है, जेंटल है। दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में हनी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट आप क्या कहोगे, एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज। अब आपको पता है एनिमीज भी होंगे, उनसे ये खुद को बचाती है, ठीक है। ये क्या होती है, बहुत लेस स्वार्मिंग, ठीक है। सीधी सी बात है, ज्यादा ओवर नहीं होती है। ये सबसे बड़ी चीज क्या है, ये बहुत जेंटल होती है, एग्रेसिव नहीं होती है, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये अच्छी मात्रा में हमारे पास हमें हनी वगैरह देती है, ठीक है। कॉलोनी एंड कास्ट ऑफ हनी। अब हमने हनी बी को भी अलग अलग हमने देखा कि हनी बी भी है ना ऐसे रहती है कि उसमें भी उन्होंने खुद को अलग अलग तरीके में बांट रखा है। एक तो क्या है, अच्छे से प्रॉपर सबकी दादी टाइप कहती है, उसे बोला गया क्वीन, है ना। नेक्स्ट ड्रोन, वर्कर, ठीक है। ये अलग अलग से 3 पार्ट में बांटा गया। क्वीन से नाम पता लग रहा है, रानी है, ठीक है। जो बॉडी साइज है क्वीन का वो बहुत बड़ा होता है बजाय की अदर्स के, है ना। दो ड्रोन और वर्कर के अलावा इसका सबसे बड़ा होता है, और क्वीन हर ग्रुप में सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। इसकी लेग्स क्या होती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये लगातार वॉक करती रहती हैं अपनी कॉम में। वही नहीं होते क्या, आपने देखा होगा जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो लगातार पूरी की पूरी अपनी जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर से चक्कर काटते रहते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमारी क्वीन जो है वो चक्कर काटती रहती है, और इसका एक काम क्या है, ये एग को ले करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। पूरी की पूरी कॉलोनी की पूरी बीज की दादी है ना, माँ है, मदर है, क्योंकि यही क्या करती है अपनी, ऑब्वियसली यही क्या कर रही है, अपने एग को ले कर रही है, तो इसका मतलब बच्चे यही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सभी की क्या हुई, माँ हुई, मदर ऑफ द कॉलोनी। हुआ क्लियर? क्यों बोला गया मदर ऑफ द कॉलोनी? चलिए, नेक्स्ट, ड्रोन। ये क्या होते हैं, ड्रोन आर द हैप्लॉइड। ये क्या थी, ये डिप्लॉइड थी, है ना।
दैट इज टू। ये क्या होती है, हैप्लॉइड फर्टाइल मेल होते हैं। ये भी क्या होते हैं, वर्कर के कंपैरिजन में इनका साइज भी क्या होता है, बड़ा होते हैं। जो मधुमक्खियां जो शोर ज्यादा करती हैं वो ड्रोन्स ही होते हैं, ठीक है। ये खाना वगैरह कुछ कलेक्ट नहीं करते, ठीक है। इनका कोई ऐसा काम नहीं होता है कि ये खाना वगैरह या फिर कुछ कलेक्ट करें। इनका काम क्या होता है, सिर्फ ये खाना खाते हैं, है ना, ये सिर्फ खाना खाते हैं। अब ऑब्वियसली कलेक्ट नहीं कर पाते तो इसको इनको स्टिंग भी नहीं दिया गया, ठीक है। इनका मेन काम क्या है, ये क्वीन बी के साथ क्या करते हैं, मेन काम होता है इनका मेटिंग का, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है, मेटिंग का। ज्यादातर ये किस मोड में रहते हैं, या तो खाएंगे या फिर सो जाएंगे, है ना, या तो सो जाएंगे या फिर खाना खाएंगे या फिर वेट करेंगे, इनके यही काम है। हुआ क्लियर। लेकिन वर्कर, वर्कर क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। इनका फर्दर रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। ये स्टेराइल फीमेल होती है, ठीक है। इनका सारा मेन काम होता है, इनको पर्टिकुलर स्टिंग दिया जाता है, इनका काम होता है फूड को कलेक्ट करना, ठीक है। इनका काम होता है नेक्टर को कलेक्ट करना। हुआ क्लियर। ये क्या होती है, वर्कर क्या होती है, सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट है हमारी किसका, पूरी की पूरी कॉलोनी का, किसकी, बीज की कॉलोनी का, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक तरीके से सिपाहियों की तरह काम करते हैं क्योंकि इनको स्टिंग्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। हुआ क्लियर। चलिए स्क्वेंजर बीज, अब ये क्या है, स्क्वेंजर बीज। ईच वर्कर बी एक्ट एज अ स्क्वेंजर। शुरुआती के जो 3 दिन होते हैं आफ्टर देयर बर्थ, जो भी वर्कर बी होती है वो किसकी तरह काम करती है, स्क्वेंजर की तरह काम करती है। अब बोले तो स्क्वेंजर मतलब निकल लेना, खा लेना, है ना, स्क्वेंजर की तरह काम करती है। क्लियरिंग द वॉल्स एंड द रूफ ऑफ द एम्प्टी सेल्स ऑफ द कॉलोनी फॉर, ये क्या करते हैं, हमारे जो खराब हुई जो भी दीवारें वगैरह होती हैं उनको क्या कर रही होती है, साफ कर रही होती है ना। मान लो ये दीवार टूट गई है हमारी इस कोम्ब की, तो इसको क्या कर देगी, पूरी को खा जाएगी, है ना। ये किसका काम होता है, वर्कर बी का, ठीक है। नेक्स्ट आता है नर्स बीज। 4th डे पे ये सब वर्कर बीज ही है। शुरुआती 3 दिन वो क्या बनी, स्क्वेंजर बनी। 4th डे वो क्या बन जाती है, नर्स बन जाती है। नर्स आपको पता है प्रॉपर केयरिंग के लिए बोला गया, इसका मतलब है ना। ईच वर्कर बी फीड्स द एंटायर, सभी को खाना यही खिलाती है, लाइक अ फोस्टर मदर विद अ मिक्सचर ऑफ हनी एंड पोलन। अब ये ही नेक्टर एब्जॉर्ब करके लाती है ना, तो यही सबको क्या देगी, अब खाना देगी। 7th डे, जो 7th डे होता है तब क्या होता है, ये एक रॉयल जेली प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो कि सिर्फ किसको खिलाई जाती है, रॉयल मतलब आपको पता है आलीशान, आलीशान जेली है तो ऑब्वियसली रानी को दी जाएगी, इसीलिए वो सिर्फ क्वीन बी को दी जाती है, ठीक है। नर्स बीज क्या है, एक तरीके से गार्ड है, सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स हैं बोले तो सिपाही हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बाहर से कोई भी अगर अटैक हो रहा है या कोई भी एक्स्ट्रा हमें उन्हें दिक्कत दिख रही है, उनसे इसे क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे। इनको प्रॉपर क्या दी जाती है, स्टिंग दिए जाते हैं, ठीक है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट फोरेजिंग और फील्ड बीज। अब ये फोरेजिंग और फील्ड मतलब जो फील्ड पे काम कर रही हैं उनका काम क्या है, ये अब देख रही हैं कि कहाँ हमें नेक्टर अच्छा सा देखने को मिलेगा, ठीक है। इनका काम क्या हो रहा है, ये नेक्टर पोलन पॉलिस को क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्टर को चेंज किया जाता है हनीज में किन्हीं के द्वारा, इन्हीं के द्वारा, ठीक है। हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैनेजमेंट फॉर हायर डेवलपमेंट। अब ऑब्वियसली आपका चैप्टर ही हम क्या पढ़ रहे हैं, इंप्रूवमेंट। अब हमारा फूड रिसोर्स है एक तरीके से क्या, हनी, तो हम क्या चाहेंगे कि वो भी हनी की क्वालिटी और क्वांटिटी भी ज्यादा हो, तो हम उसको भी क्या करेंगे, उसकी यील्ड को भी बढ़ाना चाहेंगे, बिल्कुल। तो अब देखो पास्चरेज और क्रॉप फ्लोरा, है ना, ये क्या है, एक ऐसी क्रॉप है जिसके पास अच्छे फ्लावर हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, नेक्टर कंटेन करते हैं। अब जितना नेक्टर होगा इसका मतलब उतना ज्यादा हमारे पास हनी प्रोडक्शन होगा क्योंकि वो उतना बड़ा कॉम्ब बनाएंगे। हुआ क्लियर। नेक्स्ट बी हाइव। बी हाइव क्या है, इन इंडिया जनरली 3 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल बी हाइव्स आर यूज्ड इन द एपीकल्चर। बी हाइव इज द जहां पे जो मधुमक्खियां हैं वो रहती हैं, है ना। आर्टिफिशियली हमने 3 तरीके के बनाए हैं, एक तो है लैंगस्ट्रोथ, न्यूटन एंड जियोलिकॉट, ठीक है। न्यूटन एंड जियोलिकॉट टाइप हाइव्स आर मोस्टली यूज्ड इन प्लेन्स एंड लैंगस्ट्रोथ हाइव इज यूज्ड इन हिल रीजन। ये अलग अलग तरीके के हाइव्स हैं जो अलग अलग रीजन्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है,
ठीक है, ये क्या होते हैं नेक्स्ट आप देखोगे, बी हाइव्स क्या एक तरीके के बॉक्स से बना रखे हैं जिसके अंदर वायर है प्रॉपर, है ना, प्रॉपर वायर है जहां पे जाके जो अच्छे से ये क्या कर सकते हैं अपनी एग को ले कर सकते हैं, प्रॉपर क्या चैम्बर प्रोवाइड की गए हैं जिससे ये क्या कर सके अपने छत्ते को प्रॉपर बना सके। हुआ क्लियर? नेक्स्ट एपियरी लोकेशन। एपियरी मींस क्या होता है, नंबर ऑफ बीहाइव्स इन गुड एंड डिजायरेबल लोकेशन। अब गुड और डिजायरेबल लोकेशन कैसे में, ऑब्वियसली जहां पे क्या होंगे आपके फ्लावर्स ज्यादा अच्छे वाले होंगे वही प्रॉपर अच्छी लोकेशन होगी किसके लिए, बी हाइव को रखने के लिए। बिकॉज क्यों, क्योंकि जितनी अगर मेरे पास में ही क्या है मेरे को मेरे जितने भी बीज हैं उनको नेक्टर मिल रहा है तो जल्दी से लाके अपना कॉम्ब बनाएगी, दूर मिल रहा है तो फायदा ही क्या, इसीलिए प्रॉपर लोकेशन वगैरह ये सब क्या हुआ है एपिसरी लोकेशन बोला जाता है। ठीक है, हुआ क्लियर, ताकि वो क्या कर सके मैक्सिमम नेक्टर और पोलन को कलेक्ट कर सके। एंड एपियरी शुड बी सेट इन अ लोकेलिटी रिच इन वेजिटेशन स्पेशली द फ्लावरिंग प्लांट। ऑब्वियसली मैं क्या कहूंगी ऐसी लोकेशन रखूंगी मेरे बीहाइव की जहां पे फ्लावरिंग मुझे क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, पर्टिकुलरली कितने एरिया के अंदर, 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही वो अपना नेक्टर और सब चीजें क्या कर ले, कलेक्ट कर ले। Water should be available nearby and an open space in the front of the hive entrance is also necessary. Obviously मैं उसे कोई कंजेस्टेड जगह नहीं रख सकती हूँ किसको, हमारे बीहाइव को, बिकॉज अगर मैं उसके अगर मान लो कोई भी चीज उसके आगे आती है तो एग्रेसिव होके क्या करेगी, वो उधर आना बंद कर देगी, तो इसीलिए प्रॉपर उसे स्पेस भी चाहिए, है ना, प्रॉपर हम क्या चाहेंगे वो ऐसे एरिया में हो जहाँ पे आसपास क्या हो फ्लावर्स बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अब आपको पता है हनी फ्लो एंड सीजन्स। ठीक है, गिवन लोकेशन पे सीजन यील्ड ऑफ द हनी इज डिपेंडेंट ऑन द ड्यूरेशन फॉर व्हिच अबंडेंट फ्लोरा इज अवेलेबल। ऑब्वियसली आपको पता है बहुत से फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या बोला गया कि सीजन के ऊपर भी डिपेंड करेगा हमारा हनी प्रोडक्शन, है ना, तो हनी फ्लो पीरियड बोला गया। क्या बोला गया हनी फ्लो पीरियड को, टोटल टाइम ड्यूरिंग विच हनी बी कलेक्ट द नेक्टर। ऑब्वियसली जिस समय तक, अब आपको पता है पतझड़ का मतलब पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ लगभग सारे सूखे हो जाते हैं, तो उस टाइम हमारी बी कहाँ से कलेक्ट करेगी नेक्टर, कहीं से नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब जिस पर्टिकुलर ऐसा पीरियड, ऐसा समय जब हमारी बीज क्या कर पाए उस नेक्टर को या उस पोलन को कलेक्ट कर पाए उसे बोला जाता है क्या, हनी फ्लो पीरियड। उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है हनी फ्लो पीरियड। हुआ क्लियर? नेक्स्ट स्वार्मिंग। स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको पता है कोई भी बाइसेक्सुअल, कोई भी यूनिसेक्सुअल जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही एक नई जनरेशन देते हैं। हम बीज के अंदर रिप्रोडक्शन को क्या बोल देते हैं, एक वर्ड दे दिया, दैट इज द स्वार्मिंग। ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसके थ्रू बीज क्या करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चली जाती हैं। ठीक है, ठीक है, इन हनी बी स्वार्मिंग इज डन इन स्प्रिंग सीजन। ये एक जगह से दूसरी जगह क्या कर लेती है, ट्रांसलोकेट कर लेती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ हनी बी एंड साइट सिलेक्शन फॉर द बी कीपिंग। अब आपको पता है मैं ऐसी वैरायटी ही चाहूंगी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करे, हनी प्रोड्यूस करे, जिसकी हनी की क्वालिटी, क्वालिटी आपको समझ रहे हो, जिसके अंदर अच्छा कैल्शियम हो, अच्छे अमीनो एसिड्स हो, है ना, उसकी क्वालिटी भी ज्यादा हो और अच्छी क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस करे, है ना। तो मेरा मेन एम क्या होगा कि मेरी जो वैरायटी है हनी बी की वो भी बहुत अच्छी हो, और दूसरी चीज जो मैं बी कीपिंग, जो मैं बी हाइव लगा रही हूँ, जो मैं बी हाइव लगा रही हूँ उसकी लोकेशन भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। उसकी लोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए मतलब उसके 1 से 2 किलोमीटर वाले एरिया में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होने चाहिए, प्रॉपर मेरा सीजन भी डिपेंड करता है। तो ये सब हो गया किसके लिए, हमारी बी कीपिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट, डिसीजेज एंड एनिमीज ऑफ द हनी। अब आपको पता है हम क्या चाहेंगे जो हमारी वैरायटी है वो उस डिसीजेस के प्रति क्या हो, रेजिस्टेंट हो। ठीक है, हनी बीज क्या होते हैं, मेनली किसके द्वारा इन्फेक्ट की जाते हैं, ऑब्वियसली वायरसेस, बैक्टीरिया, ठीक है, फंगाई एंड द प्रोटोजोआ। जैसे कि आप देखोगे बैक्टीरिया पर्टिकुलरली कौन सा, बैसिलस एपिस्पेटिकस, ठीक है, सेप्टियस इन्फेक्ट्स ब्लड ऑफ बी कॉजिंग सेप्टिसीमिया। वो सेप्टिसीमिया एक बीमारी है जो कॉज कर देता है हमारी बीज के अंदर, ठीक है, जिससे ब्रूड फॉल्स डिसीजेस टेक्स प्लेस बाय द सीजोस्टोमेटस। ये एक फंगस है जिसके कारण ये बीमारी हो रही है। नोजेमा
डिसीज और एमीबा डिसीज ये कॉज की जा रही है कुछ प्रोटोजोन्स के द्वारा। तो ये अलग अलग तरीके की डिसीज है। ऑब्वियसली अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बी को, अगर मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, ये हमारी बी है, अगर इसको ये क्या कर रहा है, डिसीज कॉज कर रहा है, तो ये एक तरीके से इसके लिए क्या हुआ, एनिमी हुआ। ये क्या चाहेगी कि इसके पास आए ही नहीं। ठीक है, हुआ क्लियर? चलिए, तो हमने ये चैप्टर डन कर दिया है, डेट इज द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज।